आज एक ऐसी चीज की गहराई में उतरते हैं जिसे हम हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। मैं बात कर रहा हूं वाक्य की। हम सब बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन ये वाक्य बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ शब्दों का ढेर है? हमारे श्रोता ने जो सृजन है, इस रोजमर्रा की चीज के पीछे छिपे हुए नियमों को, इसकी बनावट और इसके अलग-अलग अवतारों को समझना। एक तरह से हम रोज गाड़ी चलाते हैं, आज जरा इसका इंजन खोलकर देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। और ये इंजन वाला उदाहरण बिल्कुल सही है, क्योंकि स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि वाक्य का असली काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि भाव या अर्थ पैदा करना है। ये सिर्फ व्याकरण के सूखे नियम नहीं है, ये हमारे संवाद की आत्मा है। अक्सर हम सोचते हैं कि सही शब्द चुनना ही सब कुछ है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे उन शब्दों को सही क्रम में रखना एक साधारण से विचार को एक दमदार संदेश में बदल सकता है। ये यूं समझिए शब्दों की इंजीनियरिंग है। वाह, शब्दों की इंजीनियरिंग, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक वाक्य है क्या? स्रोत में मैंने एक बहुत ही बारीक सा अंतर देखा, सार्थक शब्दों का योग और शब्दों का सार्थक योग के बीच। पहली नजर में तो ये एक जैसा ही लगता है, बस शब्द आगे पीछे कर दिए हैं। इसमें इतना गहरा क्या है? ये बहुत ही कमाल का सवाल है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, सार्थक शब्दों का योग का मतलब है कि आपने कुछ ऐसे शब्द इकट्ठे कर लिए जिनका अपना अपना कोई मतलब है। जैसे स्रोत का उदाहरण है, मोहन, सोहन, राधा। अब मोहन का भी अर्थ है, सोहन का भी, राधा का भी। ये सार्थक शब्द तो है, लेकिन क्या ये कोई पूरी बात कह रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक लिस्ट है। अच्छा, तो ये बस कुछ अच्छे पुर्जे हैं जो एक बॉक्स में पड़े हैं, इंजन नहीं बना अभी तक। बिल्कुल। अब आते हैं शब्दों के सार्थक योग पर। यहाँ सार्थक शब्द योग यानी जुड़ाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब शब्दों को इस तरह से जोड़ा गया है, इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि वो सब मिलकर एक पूरा विचार, एक पूरा भाव पैदा कर रहे हैं। जैसे मोहन चलता है। अब ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक पूरी जानकारी है, एक पूरा एक्शन है। और यहीं पर व्याकरण की भूमिका आती है। व्याकरण वो ढांचा है, वो नट बोल्ट है जो इन पुर्जों को कसकर एक काम करने वाली मशीन यानी एक वाक्य बनाते हैं। समझ गया। तो क्रम और व्यवस्था ही वो जादू है जो शब्दों के ढेर को एक मतलब देता है। ठीक है, तो एक बार जब हमने ये सार्थक वाक्य बना लिया, तो इसे समझने के लिए इसे वर्गीकृत कैसे किया जाता है? स्रोत में तीन मुख्य आधार बताए गए हैं, जिनमें से पहला है प्रयोग और संरचना। इसके आधार पर तीन प्रकार हैं: साधारण, संयुक्त और मिश्र। चलिए साधारण वाक्य से शुरू करते हैं। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। सुनने में सीधा साधा है, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत सटीक है। हर साधारण वाक्य के दो हिस्से होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। आसान भाषा में कहें तो उद्देश्य वो है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कर्ता और उसका विस्तार। और विधेय वो हिस्सा है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है, यानी क्रिया और बाकी सब कुछ। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोत में एक उदाहरण है, राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। अब ये वाक्य तो काफी लंबा है, ये साधारण कैसे हुआ? मुझे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है। और यही सबसे आम गलतफहमी है। वाक्य की लंबाई से उसका प्रकार तय नहीं होता। इस वाक्य में बात किसके बारे में हो रही है? राम का मित्र श्याम। ये पूरा का पूरा एक ही इकाई है, एक ही उद्देश्य है। और वो कर क्या रहा है? धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। ये पूरा का पूरा एक ही विधेय है। तो नियम ये है, एक उद्देश्य और एक विधेय। अच्छा। तो वाक्य साधारण, चाहे उद्देश्य में 4 शब्द हों या विधेय में 6। वाह। तो ये एक तरह से वन कोर आइडिया का नियम है। लेकिन स्रोत कुछ और दिलचस्प स्थितियों के बारे में भी बताता है। मान लीजिए कई करता है पर क्रिया एक ही है। जैसे राम व श्याम भोजन खाते हैं। वो भी एक साधारण वाक्य माना जाएगा। व्याकरण का नियम कहता है कि अगर क्रिया एक ही है तो उन सभी कर्ताओं को एक ही उद्देश्य की छतरी के नीचे मान लिया जाता है। वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और इसका उल्टा भी सच है। अगर कर्ता एक है और वो कई क्रियाएं कर रहा है, जैसे श्याम पढ़ व लिख रहा है, तो भी वो एक साधारण वाक्य ही है, क्योंकि उद्देश्य यानी श्याम एक ही है। ठीक है, तो साधारण वाक्य का मतलब है एक सिंगल पूरी यूनिट, चाहे वो कितनी भी बड़ी दिखे।
लेकिन हम हमेशा एक ही विचार में तो बात नहीं करते, हम विचारों को जोड़ते हैं। तो अगर हमें दो बराबर के स्वतंत्र विचारों को एक साथ रखना हो, तो क्या वहीं पर संयुक्त वाक्य आता है? एकदम सही। आपने बराबर और स्वतंत्र शब्द इस्तेमाल किए और यही इस संयुक्त वाक्य की आत्मा है। इसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे साधारण उपवाक्य होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं और उन्हें और, लेकिन, किंतु, इसलिए जैसे योजक शब्दों से जोड़ा जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर उपवाक्य एक स्वतंत्र इकाई है। आप योजक और दूसरे उपवाक्य को हटा भी दें तो भी बचा हुआ उपवाक्य अकेला खड़ा रह सकता है। उसका अपना पूरा मतलब होता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे राम पढ़ रहा है लेकिन शाम लिख रहा है। इसमें से लेकिन शाम लिख रहा है हटा दीजिए, क्या बचता है? राम पढ़ रहा है, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। अब उल्टा कीजिए, राम पढ़ रहा है लेकिन हटा दीजिए, क्या बचता है? शाम लिख रहा है, ये भी एक पूरा वाक्य है। ये दो स्वतंत्र वाक्यों को सिर्फ एक योजक से जोड़ा गया है। हाँ, ये दो बराबर के साथ ही हैं। ठीक है, तो ये दो बराबर की चीजों को जोड़ने जैसा है। लेकिन क्या होगा अगर विचार बराबर के ना हो? अगर एक विचार मुख्य हो और दूसरा उस पर निर्भर हो, जैसे एक बॉस और एक इंटर्न। हाँ हाँ, ये तुलना अच्छी है और ये हमें सीधे मिश्र वाक्य पर ले आती है। मिश्र वाक्य में ठीक यही होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है यानी बॉस और एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य होते हैं यानी इंटर्न्स। आश्रित उपवाक्य अपने मतलब के लिए पूरी तरह से प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। अगर आप प्रधान उपवाक्य को हटा दें तो आश्रित उपवाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अधूरा लगता है। जैसे स्रोत का उदाहरण है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इसमें अगर हम गांधी जी ने कहा हटा दें तो कि सदा सत्य बोलो अधूरा लगता है। बिल्कुल इसका पूरा वजूद ही इस बात पर टिका है कि उसे कहा किसने। बिल्कुल। कि सदा सत्य बोलो अपने आप में एक स्वतंत्र विचार नहीं है, वो गांधी जी ने कहा क्रिया का कर्म है। तो ये जो निर्भरता का रिश्ता है, यही मिश्र वाक्य की पहचान है। लेखक या वक्ता इस संरचना का इस्तेमाल कारण परिणाम दिखाने, किसी बात को स्पष्ट करने या एक जटिल विचार बनाने के लिए करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक विचार दूसरे से निकलता है या उस पर निर्भर करता है। तो संरचना के हिसाब से हमारे पास तीन तरह के वाक्य हैं, एक मुख्य विचार वाला साधारण, दो बराबर के विचारों वाला संयुक्त और एक मुख्य और एक निर्भर विचार वाला मिश्र। ये तो बहुत साफ हो गया। हाँ, अब श्रुत वाक्य को देखने का एक और नजरिया देता है अर्थ के आधार पर। ये 8 प्रकार के हैं और ये इस बारे में है कि वाक्य, हाँ, ये वर्गीकरण वाक्य के इरादे या भाव पर आधारित है। इसे हम दो के ग्रुप में समझ सकते हैं। पहला ग्रुप है होना या ना होना। इसमें आते हैं विधानार्थक वाक्य जो बस किसी काम के होने की सूचना देते हैं, जैसे राम चलता है, एक सीधी सादी जानकारी। और इसका उल्टा है निषेधार्थक वाक्य जो किसी काम के ना होने का बोध कराए, जैसे सड़क पर मत खेलो। तो ये है सच और उसका इनकार। ठीक है, इज और इज नॉट, ये तो दुनिया के दो सबसे बुनियादी पहलू हो गए। अगला ग्रुप क्या है? अगला ग्रुप है दुनिया से इंटरैक्शन करने का। इसमें है प्रश्नार्थक वाक्य जो जानकारी मांगता है, जैसे आप क्या करते हैं, और दूसरा है आज्ञार्थक वाक्य जो किसी को कुछ करने के लिए कहता है, यानी आज्ञा, आदेश या अनुरोध, जैसे दरवाजा बंद कर दो। तो एक से हम जानकारी लेते हैं, दूसरे से हम काम करवाते हैं। ये भी समझ आ गया, जानकारी लेना और काम करवाना। अब बाकी के 4 बचे। अगला ग्रुप भावनाओं और इच्छाओं का है। इसमें आता है विस्मय बोधक वाक्य जो हमारे अंदर के अचानक आए भावों को व्यक्त करता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, जैसे अरे आप कब आए या छी कितनी गंदगी है। और दूसरा जो बहुत ही दिलचस्प है वो है इच्छार्थक वाक्य। हाँ, ये वाला मुझे श्रुत में पढ़कर बहुत मजेदार लगा। इसमें लिखा है कि ये इच्छा, आशीर्वाद और अभिशाप तीनों को व्यक्त करता है। मतलब व्याकरण की नजर में आपकी यात्रा मंगलमय हो और नरक में जाओ, एक ही कैटेगरी के वाक्य हैं। है ना दिलचस्प बात? व्याकरण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नीयत अच्छी है या बुरी। वो सिर्फ ये देखता है कि वाक्य की संरचना क्या कर रही है। और इन दोनों ही मामलों में वक्ता एक ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा है जो अभी सच नहीं है,
लेकिन वो चाहता है कि हो जाए, चाहे वो किसी का भला हो या बुरा। ये दिखाता है कि भाषा कितनी तटस्थ, मतलब न्यूट्रल हो सकती है। ये तो सच में कमाल की बात है। तो आखिरी दो प्रकार कौन से हैं? आखिरी ग्रुप संभावनाओं और शर्तों का है। सातवां है संदेहार्थक वाक्य, जो शक या संभावना जताए। इसमें आपको शायद, संभवतः जैसे शब्द मिलेंगे, जैसे शायद कोई आ रहा है, यहाँ बात पक्की नहीं है। और आठवां और आखिरी है संकेतार्थक वाक्य, जो शर्त पर आधारित होता है। एक काम होगा तो ही दूसरा काम होगा, जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ये तो हर छात्र ने सुना होगा, माता पिता का पसंदीदा वाक्य, अगर ऐसा करते तो वैसा हो जाता। इसमें एक काम का होना दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है। तो ये 8 प्रकार हमें सिर्फ व्याकरण नहीं सिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि हम भाषा का इस्तेमाल कितने अलग-अलग मकसदों के लिए करते हैं। तथ्य बताने, मना करने, पूछने। आदेश देने, भावनाएं जताने, इच्छाएं रखने, शक करने और शर्तें लगाने के लिए। बिल्कुल, ये संवाद के 8 अलग-अलग टूल हैं। सही बात है। ठीक है। तो हमने वाक्य की परिभाषा समझी, उसकी संरचना समझी और उसके अर्थ के आधार पर उसके प्रकार भी देख लिए। लेकिन स्रोत के आखिर में एक ऐसी बात लिखी है जो मुझे इस पूरे विश्लेषण का सबसे छुपा हुआ और शायद सबसे जरूरी हिस्सा लगी। एक ऐसा नियम जो वाक्य में शब्दों के सही क्रम से जुड़ा है और ये कारक के बारे में है। हाँ, ये जानकारी वाकई किसी खजाने जैसी है। हम सब स्कूल में 8 कारक रटते हैं, कर्ता, कर्म, करण वगैरह, लेकिन उन्हें एक वाक्य में किस क्रम में रखना चाहिए, ये ज्यादातर नहीं बताया जाता। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट क्रम देता है, जो उल्टी गिनती जैसा लगता है। वो कहता है कि एक आदर्श वाक्य में सबसे पहले संबोधन कारक 8 आना चाहिए, फिर कर्ता 1, उसके बाद अधिकरण 7, संबंध 6, अपादान 5, संप्रदान 4, करण 3 और सबसे अंत में कर्म 2, जिसके ठीक बाद क्रिया आती है। रुकिए, ये तो मेरे लिए भी नया है। इसका मतलब जो हम आम तौर पर कहते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है, वो व्याकरण की इस गहरी कसौटी पर उतना शुद्ध नहीं है जितना कि पत्ता पेड़ से गिरता है, क्योंकि नियम के हिसाब से कर्ता पत्ता कारक 1 को आपादान कारक पेड़ से कारक 5 से पहले आना चाहिए। इस नियम के अनुसार हाँ, पत्ता पेड़ से गिरता है व्याकरण की दृष्टि से ज्यादा शुद्ध और व्यवस्थित संरचना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आम बोलचाल में पेड़ से पत्ता गिरता है गलत है या उसका मतलब बदल जाता है। भाषा लचीली होती है, लेकिन जब आप औपचारिक लेखन या बहुत परिष्कृत भाषा की बात करते हैं तो ये क्रम वाक्य को एक अलग ही स्पष्टता और प्रवाह देता है। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं रोज कितनी बार इस नियम को तोड़ता हूँगा। क्या स्रोत ये बताता है कि ये नियम सिर्फ औपचारिक हिंदी के लिए है या मतलब आम बोलचाल पर भी लागू होता है? स्रोत इसे एक मानक नियम के तौर पर प्रस्तुत करता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आम बोलचाल अक्सर सुविधा और जोर देने के हिसाब से नियमों को तोड़ती मरोड़ती है। अगर आपको पेड़ पर जोर देना है तो आप उसे पहले ले आते हैं, लेकिन ये नियम जानना एक लेखक या एक अच्छे वक्ता के लिए बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि एक प्रभावी वाक्य सिर्फ सही शब्दों का चुनाव नहीं है, बल्कि उन्हें सही जगह पर रखना भी एक कला है, एक विज्ञान है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये साफ है कि एक वाक्य सिर्फ शब्दों की एक लड़ी नहीं है। ये तो एक बहुत ही सलीके से बनाई गई मशीन है, जिसका एक खास मकसद होता है और जो कुछ ऐसे नियमों पर चलती है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। आपके तर्क देने की क्षमता को पूरी तरह से बदल सकता है। ये अपने विचारों को सही ढांचे में ढालने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं। स्रोत ने क्रिया के आधार पर वाक्यों के एक तीसरे वर्गीकरण का भी जिक्र किया है, जिसे वाच्य वॉइस कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे एक अलग विषय के रूप में नहीं, बल्कि वाक्य के ही एक प्रकार के रूप में देखता है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। व्याकरण के और कितने ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हम अलग अलग डिब्बों में रखकर सीखते हैं, जबकि वो असल में एक ही बड़ी तस्वीर के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। शायद भाषा को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखने की जरूरत है।